इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू b कॉमा z इक्वल टू 0 विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एंड स्टेट दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। क्लियर है? तो यह प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक डेफिनेशन है उसी बेसिक डेफिनेशन पर आधारित है। क्लियर है? तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। क्लियर? और यह ओरिजिन है। क्लियर है? और इस ओरिजिन को हम लोग ओ बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू बी जो होता है एक वैसा स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है? तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसका इक्वेशन y इक्वल टू बी है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वह y इक्वल टू बी है। क्लियर है? और यह जो स्ट्रेट लाइन होगा वह इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट होगा यह पॉइंट 0,b कहलाएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा? 0,b होगा। क्लियर है? और हमसे यह बोला गया है कि कोई पार्टिकल जो है वह इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। क्लियर है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वह किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है। क्लियर है? मान लिया कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है। तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है वह भी हम लोग मान लेते हैं कि वह इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। और यह वेलोसिटी कितना है? v वेक्टर है। क्लियर है? ठीक। तो हमें बोला गया कि इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक। तो इस ओरिजिन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा। क्लियर है? और यह जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को यदि आर वेक्टर बोल दे तो आर वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b है तो हमें क्या मिल जाएगा? 0i कैप प्लस b j कैप मिल जाएगा। क्लियर? ठीक। और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह v वेक्टर दिया गया है। तो v वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v i कैप लिख सकते हैं। v वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v i कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दें, क्लियर है, उसे हम लोग क्या बोल दें? एल वेक्टर बोल दें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। जहां आर क्या है मेरे पास? इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है और यह पी की वेक्टर क्या है? इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। क्लियर है? ठीक। तो आर वेक्टर हमारे पास कितना है? 0i कैप प्लस b j कैप है। क्लियर है? क्रॉस p वेक्टर हमारे पास कितना होगा? p बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। तो m पार्टिकल का मास हमारे पास कितना दिया गया है? m दिया गया है। पार्टिकल का मास कितना दिया गया है? m दिया गया है। तो m इंटू वी वेक्टर हमारे पास क्या है? vi कैप है। हम लोग क्या लिख देंगे? vi कैप लिख देंगे। क्लियर है? अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे b कांस्टेंट है, यहाँ पे m कांस्टेंट है, या v कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। m b भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? j क्रॉस, तो अंदर क्या बचेगा? j कैप क्रॉस i कैप बचेगा। और हम लोग जानते हैं j कैप क्रॉस i कैप जो होता है वह माइनस k कैप होता है। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? m b भी माइनस k कैप मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा? m b भी k कैप होगा। क्लियर? ठीक। अब इसी में यह पूछ रहा है कि स्टेट दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। क्लियर है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि यह जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिला, यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हमें एल मिल गया, यह एल कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो जैसा कि आप इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? एम पार्टिकल का मास है, यह क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? यह बी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही बना रहेगा। क्लियर है? भी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। यह भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। या भी है, वह भी हमारे पास क्या? कांस्टेंट है। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि एल जो होगा वह टाइम के साथ क्या होगा? कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर है? और यह जो एल होगा यानी कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कांस्टेंट होगा, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो। इस स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल कहीं भी होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ठीक।
इस प्रॉब्लम में बोला गया कि पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u I कैप, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एट दिस मोमेंट। और फिर हमसे यह पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आंसर लेटर ऑन, एंड उसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आंसर इफ द स्पीड इंक्रीजेज। क्लियर है? तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। यह एक्स एक्सिस है मेरा, यह वाई एक्सिस है और यह मेरा जेड एक्सिस है। क्लियर है? और यह जो है कि ओरिजिन है। क्लियर? और हमसे यह बोला गया है कि कोई पार्टिकल है इस ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन को यदि हम लोग ओ बोल दें तो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है और किसी कांस्टेंट स्पीड यू आई कैप के साथ मूव करना चालू करता है। क्लियर है? यानी कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वह यू आई कैप है, और यू आई कैप किस डायरेक्शन में होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्लियर है? ठीक। और इस पार्टिकल का मास कितना दिया गया है? एम दिया गया है। पार्टिकल का मास कितना है? एम है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम पी होगा वह कितना हो जाएगा? एम इंटू यू आई कैप हो जाएगा। क्लियर? ठीक। और हमसे यह बोला गया कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताइए। क्या कैलकुलेट करके बताइए? एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए अबाउट ओरिजिन एट दिस मोमेंट, यानी कि इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे यह पार्टिकल मोशन करना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल का हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट के अबाउट? इसी ओरिजिन के अबाउट, इसी ओ पॉइंट के अबाउट। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है। क्लियर है? ठीक है। और इसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? जीरो इंटू एम यू आई कैप लिख देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहला हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिल गया? जीरो मिल गया। यानी कि जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है उस इंस्टेंट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इसके बाद हमसे यह पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आंसर लेटर ऑन, यानी कुछ टाइम के बाद पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस ओ पॉइंट के बाद, उसे कैलकुलेट करके हमसे पूछा गया है। क्लियर है? तो सेकेंड प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे, कुछ समय के बाद, यानी कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल जो है कि इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है? यहाँ पे पहुँच जाता है। क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट पर भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा? यू आई कैप ही होगा। इस पॉइंट पर भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा वह क्या होगा? यू आई कैप ही होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह कितना हो जाएगा? उसे यदि हम लोग पी वेक्टर बोल दें तो पी वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा? एम इंटू यू आई कैप ही मिलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर भी पार्टिकल का मास एम ही है और वेलोसिटी क्या है? यू आई कैप ही है। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा? एम यू आई कैप ही होगा। क्लियर? ठीक। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक पार्टिकल जो है, मान लेते हैं कि टी टाइम में पहुँचा है। कितना टाइम में पहुँचा है? टी टाइम में पहुँचा है। तो टी टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है? और यह डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे यह u जो है वह कांस्टेंट है। u हमारे पास क्या दिया गया? कांस्टेंट वेलोसिटी दिया गया है। तो u हमारे पास क्या? कांस्टेंट है। u जब कांस्टेंट होगा तो a कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो s जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह कितना हो जाएगा? u इंटू टी। u हमारे पास कितना है? u ही है, और t के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट से इस पार्टिकल का टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा? ut, जीरो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि आर वेक्टर, वह आर वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा? ut आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है? इस पॉइंट के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दे तो बाय डिफिनीशन हम लोग एल वेक्टर पे क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? और आर वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है? यू टी आई कैप है। यू टी आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप को हम लोग नहीं लिखते हैं, यू टी आई कैप लिखेंगे। क्रॉस पी वेक्टर हमारे पास कितना है? एम यू आई कैप है। क्लियर है? ठीक। तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आई क्रॉस आई कितना होता है? जीरो होता है। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? जीरो ही मिल जाएगा।
क्लियर है, ठीक है। यानी कि किसी टाइम टी के बाद इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह भी कितना होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है, ठीक। अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, इस प्रॉब्लम में पूछा गया कि व्हाट विल बी द आंसर इफ द स्पीड इंक्रीजेज। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम टी के बाद इसका जो स्पीड है वह वी डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, वी डैश हो जाता है। क्लियर, ठीक। यानी कि इसका स्पीड u से इंक्रीज करके v डैश हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहता है, एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, ठीक। तो एक पुनः फिर एक हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। क्लियर है, और किसी टाइम टी पे पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ के कितना हो गया है, v डैश हो गया है। तो मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पे पार्टिकल जो है वह यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह इस u से इंक्रीज करके क्या हो गया, v डैश हो गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी हम लिखेंगे वह वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, v डैश आई कैप होगा। क्लियर है, ठीक। और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लेते हैं कि यह पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, आर डैश है, सॉरी आर डैश वेक्टर है। क्लियर है, ठीक। इस आर डैश वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यदि आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आई कैप लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसे यदि हम पी वेक्टर बोल दे तो पी वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, पार्टिकल का मास हमारे पास कितना एम है, तो एम इंटू वी डैश आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, तो हमसे क्या पूछा गया, इस पॉइंट के अबाउट इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा गया है। क्लियर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दे तो एल वेक्टर पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर डैश वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग आर डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर आई कैप क्रॉस एम इंटू वी डैश आई कैप लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। आर डैश की जगह पे तो हम लोग आर आई कैप लिख दिया और पी वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे, एम इंटू वी डैश इंटू आई कैप लिख देंगे। क्लियर है, आई क्रॉस आई क्या हो जाता है, जीरो। तो इस केस में भी हमें एंगुलर मोमेंटम कितना मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। क्लियर है, ठीक। यानी कि जब पार्टिकल अपना इस ओरिजिन से मोशन स्टार्ट करता है तो इस इंस्टेंट पे भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जीरो ही होता है। क्लियर है, और किसी टाइम टी पे पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो इस इंस्टेंट पे भी एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, जीरो ही होता है। क्लियर है, और थर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या सॉल्व कर लिया कि यदि पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करके u से कितना हो जाता है, v डैश हो जाता है, तो भी इस ओरिजिन के अबाउट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह कितना होता है, जीरो ही होता है। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर सकते हैं कि जब u वेक्टर मेरा किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो p वेक्टर भी मेरा किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, पार्टिकल का मास m है, तो और यह मेरा कौन सा पॉइंट था, ओरिजिन था। तो इस ओरिजिन से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है, इस डायरेक्शन में है। यानी कि जब पोजीशन वेक्टर और यह मोमेंटम वेक्टर दोनों अगर कोलिनियर होता है यानी कि सेम लाइन में होता है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक। इस प्रॉब्लम में बोला गया कि टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस along parallel lines separated by a distance d so that the vector angular momentum of this system of particle is same about any point taken as origin। क्लियर है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल यह है जिसका मास m है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है और इस पार्टिकल का भी मास क्या है, m है। क्लियर है, और हमसे बोला गया कि यह पार्टिकल और यह पार्टिकल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वह v है, सॉरी इस डायरेक्शन में जो इसका स्पीड दिया गया है वह क्या है, v है। क्लियर है, जबकि यह पार्टिकल जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पार्टिकल का भी जो स्पीड दिया गया है वह भी क्या दिया गया, v ही दिया गया है। क्लियर है, यह दोनों जो पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल के बीच का यह जो डिस्टेंस है वह कितना है, d है। क्लियर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों पार्टिकल के बीच का यह जो सेपरेशन है, यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कितना है, d है। क्लियर है, तो हमसे पूछा गया है कि सो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेम अबाउट एनी पॉइंट टेकन एज ओरिजिन। तो हमसे पूछा गया, हमसे कहा गया है कि आप यह प्रूफ कीजिए कि इस सिस्टम का जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वह स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है वह क्या है, सेम ही है। क्लियर है, ठीक। तो
हम मान लेते हैं कि एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर वेक्टर। क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम भी लगा देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और यह हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और यह हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है, ठीक है। तो इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वह कितना मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। तो इस रिफरेंस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग L1 वेक्टर बोल दें तो L1 वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आर वेक्टर क्रॉस, इस पार्टिकल का मास कितना m है, तो क्रॉस क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी वेक्टर। क्लियर है, ठीक। क्यों हमने m भी लिखा, क्योंकि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है उसे यदि हम लोग p वेक्टर बोल दे तो p वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर डैश वेक्टर। क्या बोल देते हैं, आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। तो इस ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग L2 वेक्टर बोल दें तो L2 वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, आर डैश वेक्टर, यानी कि इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, आर डैश वेक्टर है, तो हम लोग L2 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आर डैश वेक्टर क्रॉस इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है, उस लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग पी डैश वेक्टर बोल दें तो क्रॉस क्या लिखेंगे, पी डैश वेक्टर। क्लियर है, ठीक। अब हमें इस पी डैश वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है, ठीक। तो जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि यह पार्टिकल और यह पार्टिकल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर है। यानी कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, यह वेलोसिटी इस पार्टिकल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम हमारा क्या है, पी डैश वेक्टर है। तो यह जो पी डैश वेक्टर होगा वह क्या होगा, इस पार्टिकल का मास क्या है हमारे पास, m है, इंटू माइनस वी वेक्टर लिखेंगे। माइनस साइन हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह इस पार्टिकल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो यदि हमने इस पार्टिकल के वेलोसिटी को वी वेक्टर माना था तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह माइनस वी वेक्टर होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, m इंटू माइनस वी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसे यदि हम लोग पी डैश वेक्टर बोल दे तो पी डैश वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, m इंटू माइनस वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, इस आर डैश को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वह क्या है, आर वेक्टर है। जो पार्टिकल है यह पार्टिकल इस पार्टिकल से कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, d डिस्टेंस पे रखा गया है। यानी कि इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग d वेक्टर बोल दे तो इस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें d मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें d मिलेगा। क्लियर। और हम लोग इस आर डैश को कैलकुलेट करने के लिए इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, डी वेक्टर बोल देते हैं। जहां इस डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है, हमारे पास डी है। क्लियर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह जो मेरा आर डैश वेक्टर होगा वह आर डैश वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, इस आर वेक्टर के प्लस इस डी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। यानी कि यह जो आर डैश वेक्टर होगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। यानी कि हम लोगों ने इस आर डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और इस पी डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग एंगुलर मोमेंटम यानी कि L2 वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग सारा वैल्यू पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन में। हम लोग आर डैश वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर लिख देते हैं क्रॉस पी डैश वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू माइनस वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m इंटू माइनस वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो m इंटू हमें क्या मिल जाएगा, r वेक्टर
प्लस डी वेक्टर क्रॉस माइनस वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस माइनस वी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस माइनस वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, यानी कि L2 वेक्टर जो हमें मिलेगा वह कुछ हमें इतना मिल जाएगा। क्लियर। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम का, इस टू पार्टिकल सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्लियर। यदि हम लोग इस टू पार्टिकल सिस्टम का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो नेट एंगुलर मोमेंटम है, उस नेट एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दे तो एल वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह जो मेरा एल वेक्टर होगा वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह कितना है, L1 वेक्टर है, तो वह किसके इक्वल होगा, L1 वेक्टर प्लस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह कौन सा वेक्टर है, L2 वेक्टर है, तो प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, L2 वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है। ठीक, तो इस L1 का हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे और इस L2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हमें इस O पॉइंट के अबाउट इस टू पार्टिकल सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो आइए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो L1 वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इतना लिख सकते हैं। तो L1 वेक्टर की जगह पर हम लोग लिख देते हैं R वेक्टर क्रॉस M इंटू वी वेक्टर। क्लियर है। प्लस L2 वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इंटू R वेक्टर क्रॉस माइनस वी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस माइनस वी वेक्टर। क्लियर है। ठीक, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, एम इंटू आर डैश आर वेक्टर एम, यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस टू पार्टिकल सिस्टम का जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वह नेट एंगुलर मोमेंटम हमें कितना मिल जाएगा, एल वेक्टर बराबर माइनस एम इंटू डी क्रॉस वी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या हमें यह आर वेक्टर मिला है, तो मेरा आंसर होगा नहीं मिला है। क्लियर है। और इस इक्वेशन में क्या हमें यह आर डैश वेक्टर मिला है, तो मेरा आंसर होगा आर डैश वेक्टर भी नहीं मिला है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो एल वेक्टर है, यह एल वेक्टर इस आर वेक्टर और इस आर डैश वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस एल वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम ही होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल विल बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर विल बी सेम अबाउट ईच पॉइंट इन द स्पेस। क्लियर है। ठीक, तो जब कभी भी दो पार्टिकल जिनका मासेस सेम हो और वे दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हों, तो स्पेस के हर एक पॉइंट के अबाउट इन दो पार्टिकल सिस्टम का जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वह नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। ओके, इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर प्रति सेकेंड। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन व्हेन इट इज एट 1,1,0। क्लियर है। एक्सिस है और यह मेरा जेड एक्सिस है। क्लियर है। और यह मेरा क्या है, ओरिजिन है। क्लियर। और हमसे अब बोला गया है कि कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो मास दिया गया है वह 2 kg दिया गया है। क्लियर है। और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया गया है वह 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर प्रति सेकेंड है। और मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह इस डायरेक्शन में है और यह वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 2 i कैप प्लस 3 j कैप है। क्लियर है, मीटर प्रति सेकेंड। ओके। ठीक, और हमसे यह बोला गया है कि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 1,1,0 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह हमारे पास कितना है, 1,1,0 है। क्लियर है। ठीक, तो हमें बोला गया है कि इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पर इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताइए।
क्लियर है, ठीक। तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का, इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यह वेक्टर है। और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर वेक्टर। क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0 होता है। क्लियर है, ठीक। तो इस आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो मेरा आर वेक्टर होगा वो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 - 0 आई कैप हो जाएगा। 1 - 0 आई कैप लिखेंगे, प्लस 1 - 0 जे कैप लिखेंगे। 1 - 0 क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, प्लस 0 - 0 के कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 - 0 के कैप लिखेंगे। आर वेक्टर तो आपको लिखने आता ही होगा। क्लियर है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप मिल जाएगा प्लस जे कैप मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि आर वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर, ठीक। और इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा, उस लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग पी वेक्टर बोल दें, क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर बोल दें, पी वेक्टर बोल दें, तो पी वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, यह जो मेरा पी वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, इस पार्टिकल का मास हमारे पास कितना है, 2 kg है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वह कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो इंटू क्या लिख देंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इस प्रकार से हमें पी वेक्टर क्या मिल जाएगा, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि हमें इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम पता है, जब और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का हमें क्या पता है, पोजीशन वेक्टर पता है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। क्लियर है, तो एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का यदि एंगुलर मोमेंटम एल हो तो एल वेक्टर जो होगा वह एल वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह मेरा आर वेक्टर है, और इस पार्टिकल का जो इस इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम है वह कितना है, वह पी वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो इस आर वेक्टर और इस पी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सो ही क्या कहलाता है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आर वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह इतना हमारे पास, पी वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना है, इतना है। क्लियर है, तो हम लोग इस आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, तो क्या हम लोग लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप लिखेंगे। क्लियर है, क्रॉस पी वेक्टर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुटअप करते हैं, तो पी वेक्टर हमारे पास कितना है, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप है। क्लियर है, तो बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें एल वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसका और इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो भाई हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। आई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इस जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे। कोई के कैप नहीं है तो के का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे इस आई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। इस जे का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। यहाँ भी के नहीं है तो के का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। आई कैप इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 यानी कि 0 माइनस 6 इंटू 0 यानी कि 0, फिर माइनस का सिंबल देते हैं, जे कैप लिखते हैं। 1 इंटू 0 यानी कि 0, 4 इंटू 0 यानी कि 0। क्लियर है, ठीक। फिर प्लस लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं। के कैप क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू 4 यानी कि 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 आई कैप प्लस माइनस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, तो एक्चुअली हमें मिलेगा कितना, 2 के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें कितना मिल गया, 2 के कैप मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, 2 के कैप मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि एल वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, 2 के कैप हो जाएगा। क्लियर है, ओके। मुझे उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।